क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जनरल नॉलेज के सवालों में अक्सर अटक जाते हैं? आज मैं आपके लिए वो चुनिंदा सवाल लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने आज का ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो आपके कई नंबर पक्के हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब्स बाय संदीप में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। प्रश्न 1। हमारा पहला प्रश्न है, कुणबी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है गोवा। चलिए अब एक टीचर की तरह इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये कुणबी नृत्य मुख्य रूप से गोवा के कुणबी आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर एग्जाम में आपसे फुगड़ी, ढालो या देखनी नृत्य के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ये भी गोवा के ही बहुत प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य हैं जो वहाँ की खूबसूरत संस्कृति को दर्शाते हैं। प्रश्न 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राठवा निघेर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है गुजरात। आइए अब इसके फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये नृत्य गुजरात राज्य से जुड़ा है और इसे खास तौर पर होली यानी रंगों के त्योहार के मौके पर बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में ये उत्सव पूरे 5 दिनों तक चलता है। गुजरात के कुछ और प्रमुख लोक नृत्यों के नाम भी आपको याद रखने चाहिए, जैसे गरबा, डांडिया रास, भवाई, टिप्पणी, पादर और हुडो। आपको बता दें कि गरबा और डांडिया मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान देवी पूजा के लिए किए जाते हैं। प्रश्न 3। हमारा तीसरा प्रश्न बुक्स और ऑथर से है। प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है प्रिया हजेला। दोस्तों, फैक्ट्स की बात करें तो ये प्रिया हजेला का सबसे पहला उपन्यास है जिसे मशहूर पब्लिशर हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है। इस किताब की कहानी बहुत ही दिलचस्प है जो 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम गुरुदेव है। गुरुदेव एक सिख व्यक्ति है जो देश के विभाजन के बाद दिल्ली आकर लेडीज टेलर का काम शुरू करता है। प्रश्न 4। अगला प्रश्न इतिहास से है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला किस शैली से प्रभावित है? इसका राइट आंसर है बौद्ध विहार शैली। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पंचमहल पूरी तरह से बौद्ध विहार शैली से प्रेरित है और ये एक पिरामिड के आकार की 4 मंजिला इमारत है। इसे हमा महल के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुल 176 बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार खंभे लगे हुए हैं। आपको ये भी याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण सम्राट अकबर ने 1571 से 1585 के बीच लाल बलुआ पत्थर से करवाया था और इसे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया गया था। प्रश्न 5। चलिए देखते हैं अपना 5वां सवाल। 1969 में 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। आइए बैंकिंग के इस इतिहास को थोड़ा समझते हैं। क्या आपको पता है कि एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। फिर आगे चलकर 1980 में दूसरी बार 6 और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मैं आपके लिए ऐसे ही चुन चुनकर महत्वपूर्ण प्रश्न लाता हूँ ताकि आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो सके। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो अभी जॉब्स बाय संदीप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? और इसका सीधा उत्तर है हुमायूं का मकबरा। चलिए इस मकबरे और अन्य स्थलों के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और इसे उनकी पत्नी हाजी बेगम ने साल 1565 से 1572 के दौरान बनवाया था। इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। अन्य ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो फोर्ट विलियम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के किनारे है, हवा महल राजस्थान के जयपुर में है और आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। चलिए अब विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा सवाल देखते हैं। मटर का पौधा यानी पी प्लांट किसी पेड़ या सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? इसका सही उत्तर है प्रतान या टेंड्रिल्स। आइए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। आपने देखा होगा कि मटर की बेल होती है और ये पौधा प्रतान या टेंड्रिल्स के माध्यम से ही ऊपर चढ़ता है। ये प्रतान धागे जैसी बहुत ही संवेदनशील संरचनाएं होती हैं। जैसे ही ये किसी डंडे, पेड़ या सहारे के संपर्क में आती हैं, ये तुरंत उसके चारों ओर लिपट जाती हैं और पौधे को ऊपर बढ़ने में मदद करती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? इसका सही जवाब है बिंदुसार।
चलिए इतिहास के इस पन्ने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे शासक थे और उनका शासनकाल 297 से 273 ईसा पूर्व तक रहा था। आपको ये जानकर अचरज होगा कि यूनानी लेखों में उन्हें अमित्रघात कहा गया है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। हमारा 9वां सवाल हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 144 वर्ष। दोस्तों, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, लेकिन जो महाकुंभ होता है वो पूरे 144 साल यानी 12 कुंभ बीतने के बाद आता है। प्रयागराज में साल 2025 का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया है। भारत में कुंभ मेला कुल 4 स्थानों पर लगता है। प्रयागराज में संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। 10वां प्रश्न बायोलॉजी से है। अमरबेल यानी कस्क्यूटा और चिचड़ी यानी टिक्स किस प्रकार के जीवों के उदाहरण हैं? और इसका सही उत्तर है परजीवी या पैरासाइट्स। चलिए समझते हैं कि परजीवी क्या होते हैं। अमरबेल दरअसल एक पादप परजीवी या प्लांट पैरासाइट है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती और दूसरे पेड़ों से भोजन सोखती है। वहीं दूसरी तरफ चिचड़ी या टिक्स एक जंतु परजीवी है जो जानवरों का खून चूसकर अपना पोषण प्राप्त करता है। ये दोनों ही जीव अपने होस्ट यानी पोषक को नुकसान पहुंचाकर अपना पेट भरते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही यानी H1 में सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस डेटा के फैक्ट्स को देखते हैं। हाल ही में डीपीआईआईटी के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार पूरे देश में महाराष्ट्र राज्य ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बहुत ही सकारात्मक खबर है। अगर आप जॉब्स बाय संदीप पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा 12वां सवाल भूगोल से है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब है 13 किलोमीटर। चलिए इसके बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स जान लेते हैं। वैसे तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों पर यह लगभग 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। आपको पता होना चाहिए कि मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, बारिश होना और तूफान आना, ये सब इसी क्षोभमंडल में होता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर कहा जाता है। वायुमंडल का 75 से 80% द्रव्यमान सिर्फ इसी परत में होता है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों, इस उपन्यास से जुड़े फैक्ट्स हर परीक्षार्थी को रटे होने चाहिए। ये उपन्यास साल 1882 में प्रकाशित हुआ था और हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी महान पुस्तक से लिया गया है। इस किताब की कहानी बहुत ही शक्तिशाली है, जो मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह और 1770 में बंगाल में पड़े भयंकर अकाल की पृष्ठभूमि पर गहराई से आधारित है। प्रश्न 14वां प्रश्न कला और संस्कृति से है। वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रोफोन किस प्रकार के यंत्र होते हैं? सही उत्तर है तनी हुई झिल्ली वाले यंत्र। एक टीचर के रूप में मैं आपको इसे बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। मेम्ब्रोफोन उन वाद्य यंत्रों को कहते हैं जिनमें किसी झिल्ली या जानवर की खाल को खींचकर बांधा जाता है और जब उसे पीटा जाता है तब उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं हमारे ढोलक, तबला, मृदंगम और नगाड़ा। भारतीय पारंपरिक संगीत में इन यंत्रों को अवनद्य वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहददेशी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है मतंग मुनि। आइए इसके ऐतिहासिक फैक्ट्स पर गौर करें। मतंग मुनि ने इस महान ग्रंथ की रचना 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच की थी। ये ग्रंथ इसलिए इतना खास है क्योंकि इसमें सबसे पहली बार राग शब्द को तकनीकी रूप से परिभाषित किया गया था। इसके साथ ही आपको 2 और किताबें याद रखनी हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और सारंग देव ने संगीत रत्नाकर लिखा था। ये सभी परीक्षाओं के फेवरेट सवाल हैं। प्रश्न 16वां। हमारा 16वां सवाल प्राचीन इतिहास से है। इतिहास में चैल्कोलिथिक शब्द का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? सही जवाब है तांबा और पत्थर का युग। चलिए इस शब्द का मतलब समझते हैं। ये 2 शब्दों से बना है। चैल्को का अर्थ होता है तांबा और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं।
ये वो समय था जब इंसान ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। ये काल नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का समय माना जाता है, जो लगभग 2000 से 700 ईसा पूर्व तक चला था। प्रश्न 17वां प्रश्न फिजिक्स का है। तरल पदार्थों यानी गैस और द्रव द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है ड्रैग। दोस्तों, आपने घर्षण यानी फ्रिक्शन के बारे में तो सुना होगा, जो ठोस चीजों के बीच लगता है। लेकिन फैक्ट ये है कि जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ जैसे पानी या हवा में से गुजरती है, तो वो तरल भी उस वस्तु की गति का विरोध करता है। इसी गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को विज्ञान की भाषा में ड्रैग या द्रव घर्षण कहा जाता है। चलिए 18वां सवाल देखते हैं। वो तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वो क्या कहलाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। आइए साइंस के इन तीनों टर्म्स को आसानी से समझ लेते हैं। जब कोई ठोस वस्तु पिघलकर पानी यानी द्रव बनती है, तो उस तापमान को गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन जब वही पानी उबलकर भाप यानी गैस बन जाता है, तो उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और अगर हम उस पानी को फ्रिज में रखकर वापस ठोस यानी बर्फ बना दे, तो उसे हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मिट्टी या लोहा होगा, लेकिन साइंस का फैक्ट ये है कि हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। जॉब्स बाय संदीप पर हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। प्रश्न 20वां सवाल अर्थशास्त्र से है। सरफेसी अधिनियम 2002 यानी सरफेसी एक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बैंकिंग और वित्त क्षेत्र। आइए इस एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वसूली में मदद करना है। सरल भाषा में कहूं तो जब कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से कर्ज लेती है और उसे वापस नहीं चुकाती, तो उसी डूबे हुए कर्ज की वसूली करने के लिए सरकार ने ये सरफेसी एक्ट बनाया था। चलिए अब कुछ सवाल इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी के देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है, बिना किसी अच्छे कारण के या मुफ्त के लिए सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनें। इसका सही जवाब है ग्रेचुएटस, जिसकी स्पेलिंग है GRATUITOUS। दोस्तों, इंग्लिश के एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स के बहुत सवाल आते हैं। ग्रेचुएटिस का अर्थ होता है अनावश्यक या बिना किसी आधार के। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक ग्रेचुएटिस टिप्पणी थी, मतलब उस बात को कहने का कोई अच्छा कारण या जरूरत नहीं थी। हमारा 22वां सवाल भी अंग्रेजी से है। शब्द ब्रिस्क का सही विलोम शब्द यानी एंटोनिम क्या है? इसका सही उत्तर है स्लो। आइए इसे एक टीचर की तरह समझते हैं। अंग्रेजी में ब्रिस्क शब्द का अर्थ होता है बहुत फुर्तीला या तेज, जैसे लोग कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेजी से चलना। तो जाहिर सी बात है कि इसका उल्टा या विलोम शब्द होगा धीमा, जिसे हम अंग्रेजी में स्लो कहते हैं। 23वां प्रश्न एक बहुत ही फेमस मुहावरे से जुड़ा है। मुहावरे कास्ट द फर्स्ट स्टोन का सही अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है किसी की आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति बनना। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि ये एक अंग्रेजी कहावत है। इसका अर्थ होता है टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज समवन, यानी दूसरों की गलती निकालने में पहल करना। अक्सर लोग अपनी गलतियां नहीं देखते और दूसरों पर पहला पत्थर फेंकने यानी आलोचना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रश्न 24, हमारा 24वां सवाल है, शब्द एक्टिव का विलोम शब्द यानी एंटोनिम क्या है? और इसका बिल्कुल सीधा सा उत्तर है पैसिव। दोस्तों, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होना, यानी जो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे और ऊर्जावान रहे। और इसका एकदम उल्टा होता है पैसिव, जिसका अर्थ है निष्क्रिय होना, यानी जो व्यक्ति कुछ काम ना करे और बस चुपचाप बैठा रहे। 25वां प्रश्न देखते हैं। बोरो का विलोम शब्द यानी एंटोनिम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लेंड। आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अंग्रेजी में बोरो का अर्थ होता है किसी से कुछ उधार लेना और लेंड का अर्थ होता है किसी को कुछ उधार देना। तो लेना और देना एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए बोरो का विलोम हमेशा लेंड होगा। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज का हमारा 26वां और आखिरी प्रश्न है, शब्द जर्मेन यानी प्रासंगिक की सही स्पेलिंग चुनें। इसका सही उत्तर है जर्मेन, जिसकी स्पेलिंग है GERMANE। दोस्तों, फैक्ट ये है कि जर्मेन का अर्थ होता है किसी विषय से संबंधित या प्रासंगिक यानी रेलेवेंट। जब कोई बात किसी मुद्दे पर एकदम फिट बैठती है तो हम कहते हैं कि ये जर्मेन है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, सरकारी नौकरी की बेहतरीन तैयारी के लिए अपने इस चैनल जॉब्स बाय संदीप को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।